आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल पावर हाउस उत्तर प्रदेश के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन आज हमारा लक्ष्य इसके इतिहास, भूगोल और डेमोग्राफी के उन जटिल हिस्सों को समझना है जो अक्सर छूट जाते हैं। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेंटल मैप है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे राज्य की पहचान, इसके इतिहास और प्रतीकों से। फिर हम इसके विशाल भूगोल और सीमाओं को मैप करेंगे। उसके बाद जनसांख्यिकी और प्रशासन, फिर जिलों की दिलचस्प सीमाएं, राज्य के पहले प्रमुख हस्तियां और अंत में इसके प्रसिद्ध शहरों के उन खास उपनामों पर नजर डालेंगे जो इनकी पूरी कहानी बयां करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान और इतिहास की। कैसे एक उत्तर पश्चिमी प्रांत आज का यूपी बना। जरा सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा लंबे समय में इस भूभाग का नाम और इसकी राजधानियां कैसे बदली हैं। 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था और तब इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर 1858 में राजधानी शिफ्ट होकर प्रयागराज आ गई। इसके काफी सालों बाद 1935 में जाकर लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा मिला और फाइनली 24 जनवरी 1950 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब इस राज्य को आधिकारिक तौर पर अपना वर्तमान नाम मिला, उत्तर प्रदेश। इसीलिए 24 जनवरी को यूपी के स्थापना दिवस के रूप में इतनी अहमियत दी जाती है। अब आते हैं इसके आधिकारिक प्रतीकों पर। देखिए, अक्सर एग्जाम्स में सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं होता, उनके साइंटिफिक नाम भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे राज्य पक्षी सारस है, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम ग्रस एंटीगॉन है। इसी तरह राजकीय पशु बारहसिंगा को रुसर्विस डुआउसेली और राजकीय पुष्प पलाश को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। इन टर्म्स को याद रखना बहुत क्रूशल है। और अगर हम इसके राज्य चिन्ह को देखें तो इसमें एक तीर धनुष है, बहती हुई गंगा यमुना की धाराएं हैं और 2 मछलियां हैं जो असल में अवध के ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाती हैं। ओके, अब मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसके विशाल भूगोल और सीमाओं को समझते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राज्य वास्तव में कितना बड़ा है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये पूरे देश के कुल भूभाग का लगभग 7.33% हिस्सा कवर करता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, अपने आप में एक विशाल साम्राज्य जैसा है। और सबसे दिलचस्प बात, इसी विशाल जमीन के बीचों बीच से वो लाइन गुजरती है जो पूरे भारत की घड़ियां सेट करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये लाइन प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है और इसी से पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम तय होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। अब यूपी के बॉर्डर्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार जियोग्राफिकल पजल सामने आती है। पूरे राज्य में, बल्कि पूरे देश में, ऐसा कौन सा इकलौता जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों से टकराती हैं? सोचिए जरा। जवाब है सोनभद्र। ये सच में एक कमाल की जियोग्राफिकल पोजीशन है। पूरे भारत में सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसे तो आप पक्के से नोट कर लीजिए। चलिए, भूगोल से आगे बढ़ते हैं और इस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोग्राफी की बात करते हैं 2011 के जनगणना डेटा के नजरिए से। अब जरा इस नंबर को देखिए, 829। ये यूपी का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है। 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 में जब कुल आबादी लगभग 20 करोड़ दर्ज की गई थी, तब से ही ये साफ है कि ये इलाका कितनी सघन आबादी वाला है। अगर हम डेमोग्राफी को थोड़ा और डिकोड करें तो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 912 है। कुल साक्षरता दर 67.7% है। लेकिन असली ध्यान देने वाली बात यहाँ है, पुरुष साक्षरता 77.3% है, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 57.2%। इन दोनों के बीच पूरे 20% का एक बहुत बड़ा अंतर है। एजुकेशन और डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल आंकड़ा है। और इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर पड़ता है यहाँ की राजनीतिक शक्ति पर।
उत्तर प्रदेश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लोकसभा में 80 और विधानसभा में 403 सीटें। देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसी राज्य का है। इसके अलावा राज्यसभा की 31 और विधान परिषद की 100 सीटें ये साबित करती हैं कि प्रशासनिक ढांचे के मामले में इस राज्य का स्केल कितना विशाल है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र से निकलकर वापस राज्य के किनारों की तरफ चलते हैं और इसके चारों कोनों को नापते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग में कंपास इमेजिन करना, जिसके बिल्कुल उत्तर में है सहारनपुर, दक्षिण में है सोनभद्र, पूर्व की तरफ जाएंगे तो मिलेगा बलिया और सबसे पश्चिम में है शामली। ये एक ऐसा बेसिक डायरेक्शनल फ्रेमवर्क है जो किसी भी मैप बेस्ड सवाल को हल करने में बहुत काम आता है। और अगर हम यूपी के टोटल 75 जिलों को आपस में कंपेयर करें तो साइज का डिफरेंस देखिए। एक तरफ है लखीमपुर खीरी जो 7,680 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे विशाल जिला है, और दूसरी तरफ है हापुड़ जो सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर का है। ये कंट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उन पायोनियर्स की जिन्होंने आज़ादी के बाद इस विशाल राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभाली। पंत गोविंद बल्लभ पंत इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी जी, ये दोनों लीडर्स सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या मुख्यमंत्री नहीं थीं, बल्कि वो पूरे देश में इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिलाएं थीं। ये बात यूपी की ऐतिहासिक लीडरशिप को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और अब अपने आखिरी सेक्शन में हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे और यूपी के फेमस शहरों के सांस्कृतिक उपनामों को जानेंगे। ये उपनाम असल में इन शहरों का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। प्रयागराज अपनी नदियों के मिलन की वजह से संगम नगरी है। अयोध्या पूरी दुनिया में राम जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। जौनपुर की बात करें तो ऐतिहासिक समय में शिक्षा और कला के केंद्र के रूप में इसे सिराजे हिंद कहा जाता था। और सोनभद्र जो कोयले और बिजली उत्पादन के लिए भारत की पावर कैपिटल कहलाता है। ये निकनेम्स हमें ये भी बताते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी शहरों की पहचान तय करते हैं। अपने विशाल सूती वस्त्र उद्योग के कारण कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। चंदौली अपनी शानदार चावल की पैदावार के लिए धान का कटोरा है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है, और कन्नौज जिसे हम उसकी खुशबुओं के लिए इत्र नगरी कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 75 जिलों का ये विशाल नेटवर्क जो एक तरफ हमारी प्राचीन विरासत को समेटे हुए है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी आधुनिक राजनीतिक शक्ति है, ये भविष्य के भारत को कैसे आकार देगा? इतिहास, भूगोल और डेमोग्राफी का ये पावरफुल ब्लूप्रिंट यकीनन आगे जाकर बहुत कुछ तय करने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।